आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th के बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य के संबंधी जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सभी को एक एक करके कवर किया जाएगा, जिसमें इसके नोट्स वाइज इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया गया है। जाकर वहाँ से आप लोग क्लास देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और ये जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये आपके वर्तमान के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जितने भी मेडिकल एग्जाम देंगे सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए आप लोग अभी थोड़ा अपने एग्जाम के लिए थोड़ा इसको कवर करिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं कि क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके मेडिकल कॉलेज में आते रहते हैं। क्योंकि NCERT के पैटर्न से ही आपका कहा जाता है कि किसी भी कंपटीशन को देने के लिए NCERT पैटर्न के या NCERT बुक को कवर करना बहुत ही कंपल्सरी होता है। तो ये सभी के सभी जो क्वेश्चन लाए गए हैं आपके लिए, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके NCERT सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जनन स्वास्थ्य को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? देखिए, भारत में कहा जाता है कि देखिए भारत में कौन इसको अप्रूवल करता है। पहले देखिए, भारत में भारत सरकार कौन करता है? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? परिवार नियोजन के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ की थी, जिसकी शुरुआत 1951 में की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 1951 में भारत के कौन प्रधानमंत्री थे। कहा जा रहा है कि इस परिवार नियोजन की शुरुआत भारत सरकार ने 1951 में की थी, जिसमें ये रखा गया था कि जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ किया गया था। कहा जा रहा था इसमें कि भारत की क्या कहा जा रहा है कि जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना क्या किया गया? राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग क्वेश्चन आराम से देखिए। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1951 में भी किया गया था। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 1951 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप आराम से स्थिर होकर देखिएगा। यही क्वेश्चन आपके देखिए बोला गया है NCERT एग्जाम्पलर, कहा जा रहा है कि ये सभी के सभी क्वेश्चन NCERT बुक से ही बनाए गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया गया था। कहा जा रहा है कि हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें जननी रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण, कहा जा रहा है कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुआ था। ये कब किया गया था? देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए 1991 में क्या किया गया था? परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो 1950 और 51 का जो है 50 और 51 में इसका प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार से देखा जा रहा है, तो ऑप्शन के आधार पर देखा जा रहा है तो 1950 हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर से नेक्स्ट क्या है? जनसंख्या विस्फोट का निम्न में से क्या कारण है? देखिए, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर अच्छे से कवर कराकर वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग देखकर जनन स्वास्थ्य संबंधी वीडियो का 1 शॉट वीडियो अपलोड किया गया है तथा इस चैप्टर को पार्ट वाइज भी अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि समय ही बहुत नज़दीक है। आप लोग पूरे बुक को अच्छे से अब कवर नहीं कर पाएंगे। आप लोग एक बार वीडियो को पूरा मैराथन क्लास को देखिएगा। उसके बाद देखिए, जनसंख्या विस्फोट
जनसंख्या विस्फोट का निम्न में से क्या कारण है? तो देखिए कहा जा रहा है ऑप्शन के आधार पर देखिए कहा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट में देखिए क्या है, निम्न कारक मुख्य रूप से देखा जाए उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, युद्ध न होना चाहिए, अधिक व्यवसाय होना चाहिए, अधिक उपज होना चाहिए। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या हो जाता है? जब जनसंख्या अनियंत्रित रूप से वृद्धि करना शुरू कर देती है तो क्या करते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। तो युद्ध न होना मतलब युद्ध न होने से क्या जनसंख्या वृद्धि होती है? ये गलत हो गया। अधिक व्यवसाय होने से जनसंख्या वृद्धि करती है, ये भी गलत हो गया। अधिक उपज होने से जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस आधार पर देखा जाता है तो उत्तम स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति कहा जाएगा हमारा समाज जितने ही स्वच्छ रहता है या जितना ही स्वास्थ्य उसका ठीक ठाक रहता है उतना जनसंख्या विस्फोट होती है। तो कहा जाए जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या रहता है? उत्तम स्वास्थ्य को माना जाता है। अब कहा जा रहा है इसमें देखिए कहा जा रहा है उत्तम स्वास्थ्य कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि की कारण कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ही स्वास्थ्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब वृद्धि होती है तो उनके रोगों की रोकथाम कहा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है? उत्तम स्वास्थ्य की बात किया जाता है तो उसमें रोगी को रोकथाम के लिए क्या अनेक से अनेक उपाय किए जाते हैं जिसके कारण उसके रोगी को आसानी से मृत्यु से क्या किया जाता है? बचाया जा सकता है। तो कहा जा रहा है देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दो चीजें हैं। मृत्यु दर, अब देखिए कहा जा रहा है कि जब जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम होती है तो इस क्रिया को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। अब यही अनियंत्रित रूप से होना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब क्या? जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती रहे लेकिन मृत्यु दर क्या रहे? हमारा घटती रहे या कहा जाए स्थिर रहे तो इस क्रिया को ही कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। इन सभी के ऊपर वीडियो अच्छे से कवर कराकर अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देख कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जन्म दर मृत्यु दर के समान हो तो जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए कहा जा रहा है अभी बताया गया है जब देखिए जन्म दर और दूसरा क्या? मृत्यु दर। अब देखिए जन्म दर देखिए जन्म दर और मृत्यु दर कहा जा रहा है जन्म दर भी एक समान बढ़ रहा है, मृत्यु दर भी एक समान बढ़ रहा है। जन्म दर एक समान घट रहा है और मृत्यु दर एक समान घट रहा है। तो कहा जा रहा है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर समान होता है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसे देखिए क्या बढ़ोतरी होती है, इसमें किसी प्रकार का बढ़ोतरी की बात कर समझ में आ रहा है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। कमी आ रहा है? नहीं हो रहा है। तो इससे क्या जा रहा है? ये स्थिर हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाता है तो उस समय जनसंख्या दर क्या कहलाती है? ये स्थिर कहलाती है या कहा जाता है कि उस समय जनसंख्या स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या है? निम्न में से जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय को बताइए। जनसंख्या वृद्धि के उपाय को बताना है। देखिए जब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? क्योंकि जन्म दर में वृद्धि, जब जन्म दर अधिक रहेगा तो जनसंख्या वृद्धि होती है। तो कहा जाता है कि इसके रोक के उपाय होता है। तो कहा जा रहा है कि जन्म दर में वृद्धि तथा विवाह आयु में वृद्धि, ये दोनों ही जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय हो सकते हैं। नेक्स्ट कहा जाए कि शिक्षा का प्रसार, ये भी हो सकता है, शिक्षा का प्रसार भी हो सकता है कि जितने अधिक से अधिक लोग शिक्षित रहेंगे उतने ही उस देश में या कहा जाता है कि उस क्षेत्र में लोग क्या सबसे अधिक नियंत्रित करती हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रित करते हैं। तो कहा जा रहा है कि निम्न में जनसंख्या वृद्धि रोकने के मुख्य उपाय जो होते हैं ये कहा जाता है शारीरिक रूप से देखा जाएगा जनसंख्या में वृद्धि को रोकना तथा विवाह की आयु को रोकना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों हमारा क्या आते हैं? ये दोनों कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर बी विवाह आयु में वृद्धि करना तथा शिक्षा का प्रसार करने से क्या तो जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। अब जन्म दर में वृद्धि हो जाएगी, जब जन्म दर अधिक हो जाएगा मृत्यु दर घट जाएगी तो उस समय जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय ना हो सका क्या जनसंख्या वृद्धि करने वाले मुख्य कारक हो जाते थे। इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी और सी, ये दोनों से क्या जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के मुख्य उपाय विवाह आयु में वृद्धि प्लस शिक्षा का प्रसार करने से क्या जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय हो सक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, गर्भ निरोधक निम्न में से विधि है। देखिए गर्भ निरोधक निम्न में से वृद्धि है, तो कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक की बात किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए गर्भ निरोधक के निम्न में से विधि कौन कौन से होते हैं, देखिए आवर्ती विधि भी होती है, संभोग व्यवधान भी होता है, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करने से भी होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो ये सभी के सभी ऑप्शन क्या है, सही होते हैं। तो कहा जाता है एक गर्भ निरोधक के मुख्य उपाय होते हैं, इस प्रकार से सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, स्तनपान कराने वाली माताएं, देखिए क्या स्तनपान कराने वाली माताएं सामान्यतः गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, क्यों। देखिए कहा जाता है स्तनपान कराने वाली माताएं अक्सर करके देखा जाता है कि सामान्य रूप से कि गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो कहा जा रहा है कि स्तनपान एक प्राकृतिक, कहा जाता है कि स्तनपान क्या होता है, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है। कहा जाता है कि एक कौन सा उपाय होता है, तो स्तनपान कराने से क्या होता है कि उसमें गर्भधारण की मात्रा क्या रहती है, रुकी हुई रहती है, या कहा जाता है इसको प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय माना जाता है, जिसके द्वारा कहा जाता है कि इसके क्या प्राकृतिक गर्भ निरोधक माना जाता है, इसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा होता है, जीडी हार्मोन का गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का कहा जाता है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का संदमन होता है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग अत्यावश्यक होता है। कहा जा रहा है कि अंडोत्सर्ग हेतु ये क्या था, अत्यंत आवश्यक होता है। तो कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन का संदमन होता है, अतिस्रावण होता है, संधान होता है, इसमें और कोई नहीं होता, कौन, GH हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का संदमन होता है, जिसके कारण आसानी से क्या था, प्राकृतिक रूप से गर्भधारण को रोका जा सकता है, किसके द्वारा, जब स्तनपान कराया जाता है तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है। देखिए कॉपर टी क्या होता है, तो कॉपर टी गर्भाशय गुहा में स्थापित, कहा जा रहा है कि जो कॉपर टी होता है यह गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से रोपण से रोकता है। कहा जा रहा है कि गर्भाशय भित्ति में क्या करता है, उसके भ्रूण के गर्भाशय भित्ति के तक जाने के लिए क्या करता है, उसका रुकाव उत्पन्न करता है या रोकने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो कॉपर टी का अवरुद्ध कारण क्या होता है, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण करना ही क्या करता है, कॉपर टी का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, कॉपर टी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कॉपर टी का मुख्य कार्य होता है, देखिए विदलन रोकना होता है, ये नहीं होता है, निषेचन रोकना होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो जो कॉपर टी का मुख्य कार्य होता है, निषेचित कहने का होता है, तो पर यहाँ पर है कि अंडाणु को शुक्राणु से क्या किया जाता है, अंडाणु को शुक्राणु से मिलने कहा जाता है कि अंडाणु को शुक्राणु को ये मिले नहीं एक दूसरे से, इसीलिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो निषेचन रोकने के लिए क्या किया जाता है, कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। ये सदैव किसके द्वारा किया जाता है, जो कॉपर टी होता है यह सदैव मादा के शरीर में आर्टिफिशियल के तरीके से इंजेक्ट किया गया एक उपकरण होता है, जिसके द्वारा निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है। आखिरकार इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर, देखिए क्या कॉपर है, कॉपर में इसके कॉपर पर कितने आयन होते हैं, 2 आयन होते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो कॉपर आयन शुक्राणुओं के, देखिए जैसे ही कॉपर आयन होते हैं यह शुक्राणुओं की क्या होता है,
ये शुक्राणुओं की गतिशीलता या निषेचन की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। कहा जाता है शुक्राणुओं की गतिशीलता या कहा जा सकता है इसके निषेचन करने की क्षमता, इसके निषेचन करने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण ये क्या कहता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पाती है, जिसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित है। देखिए क्या, ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित होता है कि किसके साथ संबंधित होता है, तो ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक जो किससे संबंधित होता है, केवल स्त्रियों से संबंधित होता है। तो कहा जा रहा है कि ट्यूबेक्टोमी या डिंबवाहिनी नलिका विच्छेदन के द्वारा, कहा जाता है डिंबवाहिनी नलिका विच्छेदन के द्वारा स्त्रियों की डिंबवाहिनी नलिका, या तो कहा जाता है कि ट्यूबेक्टोमी ट्यूब में कहा जाता है कि नलिका को काट कर अलग अलग बांध दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कि यह सबसे भरोसेमंद गर्भ निरोधक विधि होती है। कहा जा रहा है कि इसमें जैसे ही फेलोपियन ट्यूब होती है, क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब क्या कहा जाता है, जब इसी में निषेचन की प्रक्रिया यहाँ से संपन्न होती है तो इसको क्या कहा जाता है, अलग अलग काट कर इसको अलग जोड़ दिया जाता है, 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 जिसके कारण आसानी से अंडाणु जो होता है ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब में नहीं प्रवाहित हो पाता है, जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक होता है यह कहा जाता है कि भरोसेमंद गर्भ निरोधक विधि होती है। फिर भी इसमें वर्तमान की कंडीशन को देखा जाता है तो कुछ ऐसे केस भी आए हैं जो ए भी फेल हुए दिखाई दिए हैं। इस प्रकार से देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, केवल स्त्रियों में क्या ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक, या तो कहा जाता है इसी को डिंबवाहिनी नलिका विच्छेदन की विधि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्मोनल गोली का एक घटक है, हार्मोनल गोली का एक घटक कौन सा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यह हार्मोनल गोली से अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कहा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है यह हार्मोनल गोली का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जो इस गोली में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा उपकरण होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है यह मेल में होता है या फीमेल में होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ए मेल में होता है या फीमेल में होता है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितना आपका बचा हुआ है। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को अगर एक बार नोट्स को अगर कवर किए होंगे तो आप जरूर से जरूर इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो क्योंकि इसे के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी को अच्छे से कवर कराकर अपलोड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मुखी गर्भ निरोधक पुटिका में कौन सा महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है। कहा जाता है कि मुखी गर्भ निरोधक पुटिका में कौन सा महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है, तो देखा जाता है तो इसमें थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स उसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि गर्भ निरोधक पुटिका में है। तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, ये दोनों पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। दोनों कौन, बी और सी दोनों क्या होते हैं, गर्भ निरोधक पुटिका के हार्मोन्स होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तथा देखिए एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पुरुष से संबंधित है। कहा जा रहा है कि इसमें से क्या ऐसा है जो पुरुष से संबंधित होता है, तो पुरुष से संबंधित क्या है, ये क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि इतने बड़े चैप्टर से या इतने बड़े सिलेबस आपका बायो का है जिसमें से कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, जिसके कारण आपका एक एक 2 नंबर इसमें अगर आपका गलत हो जाएगा तो गलत, सही है तो सही। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक एक नंबर की जो वैल्यू है इस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारा पूरा प्रयास है कि आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। इसलिए हम हर तरीके से आपके लिए एक एक क्वेश्चन को ला
रहे हैं, जिसके कारण आपका कोई भी क्वेश्चन एक किसी भी चैप्टर से आपका छूटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है कि अब गिना चुना दिन ही है। तो अब एक एक दिन में एक एक चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को कवर कर पाएँ। तो आपकी तैयारी जितने हैं उतना आपके सफिशिएंट है। आप उसमें ज़्यादा अब अलग से तरीके से कोई कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए। अब जितना है पढ़ाई कर चुके हैं उतना का बस आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या पुरुष से संबंधित, देखिए पुरुष से संबंधित क्या है, देखिए वेक्सोटॉमी है या गोलियां है या ट्यूबेक्टॉमी है या इनमें से कोई नहीं। था इसमें से जैसे ही देखा जाता है कि पुरुष से संबंधित जो होता है इसी को वेक्सोटॉमी कहा जाता है, या तो कहा जाता है, देखिए कहीं कहीं आपको बायो में इंग्लिश लैंग्वेज अधिक मिलते हैं, आपका हिंदी लैंग्वेज नहीं मिलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये जानते रहें कि वेसोक्टॉमी का मतलब क्या होता है। जैसे महिलाओं में क्या ऑपरेशन कराकर उसकी नसबंदी होती है, ऐसे ही पुरुषों में भी नसबंदी होती है। तो पुरुष की नसबंदी को वेसोक्टॉमी कहा जाता है और महिलाओं के शरीर के आप कहा जाता है कि नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। तो कहा जाता है पुरुषों से संबंधित जो नसबंदी होती है उसी को वेसोक्टॉमी कहा जाता है, या कहा जाता है कि नर नसबंदी, ठीक है। में अब कहा जाता है इसमें जो मानव नर के जो शुक्रवाहिनी होता है, इसमें कहा जाता है कि जो शुक्रवाहिनी होता है किसके, नर के जो शुक्रवाहिनी होते हैं, जो नर के शुक्रवाहिनी होते हैं, शुक्रवाहिनी जो होती है इसी को क्या किया जाता है, अलग काट कर अलग कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो शुक्राणु होता है इसका स्खलन एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ तक कहा जाता है कि शुक्रवाहिनी में नहीं हो पाता है, जिसके कारण आसानी से कहा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, MTP का पूरा नाम बताइए। क्या MTP का पूरा नाम क्या है, MTP का पूरा नाम देखा जाता है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो MTP का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, 2015 में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता था पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोटिक कहा जाता है कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति द्वारा भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारित होता है। कहा जा रहा है कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति द्वारा भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 का देखा जाता है तो लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति के द्वारा भ्रूणी शिशु का लिंग कहा जाता है कि भ्रूणी शिशु का लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है एमनियोटिक द्रव के द्वारा लिंग गुणसूत्र का निर्धारण किया जाता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र होता है। एक क्वेश्चन 2015 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यौन संचारी रोग कौन सा होता है। तो यौन संचारी रोग में देखा जाता है तो यौन संचारी रोग में कौन सा है, सुजाक है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है या आनुवंशिक रोग होता है। इस सभी के ऊपर आप लोग वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट्स या कहा जाता है कि टिप्पणी करने के लिए आता है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है या हीमोफीलिया क्या होता है, इसके ऊपर संक्षिप्त वीडियो दीजिए तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी रहेगी। तो इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोगों को देख सकते हैं, या इन सभी के वीडियो के लिंक को
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा, जाकर वहां से आप लोग अच्छे से खबर सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, हीमोफीलिया क्या है या क्लाइंट-पेंडर सिंड्रोम क्या है। या तो इन सभी का नाम डालकर हमारा नाम डाल दीजिए कि टीच बाय कपिल सर डाल देंगे, आपको जरूर से जरूर ये सभी के सभी क्लास आपको मिल जाएंगे और ज़्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब जैसे ये सभी के सभी मिल जाएंगे, ये सब 3 ऑप्शन आपके आनुवंशिक रोग हो गए, तो एक जो बचेगा यही यौन संचारी रोग होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो 60 का यौन संचारी रोग कौन सा जाता है, सुजाक होता है। अब देखिए 21 जीवाणु के द्वारा होता है, तो देखा जाता है जो सुजाक रोग होता है यह जीवाणु के द्वारा, कौन से जीवाणु के द्वारा, यह जीवाणु के द्वारा होता है। तो देखा जाता है कि नीसेरिया गोनेरी, कौन सा, नीसेरिया गोनेरी जीवाणु के द्वारा यौन संचारी रोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न योनि में कहा जाता है योनि में दुर्गंध युक्त सफेद रंग का पानी किस रोग से निकलता है। कहा जा रहा है कि योनि में दुर्गंध युक्त सफेद रंग का पानी किस रोग में निकलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 70 का देखा जाता है। तो कौन सा देखिए, हर्पीज ये नहीं है, जननांग मत्स्य ये नहीं है, तो कौन सा होता है, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। कौन सा हो जाता है, ट्राइकोमोनिएसिस ऐसा रोग हो जाता है जिसमें योनि में कहा जाता है इस सफ़ेद रंग के पानी के द्रव के साथ साथ इसमें क्या होता है, दुर्गंध आने लगता है। तो इसके मुख्य वजह कौन सा हो जाता है, ट्राइकोमोनिएसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है। कहा जा रहा है कि सहायक जनन में सहायक होने वाले कौन कौन से मुख्य कहा जाता है प्रौद्योगिकी या हार्मोन्स होते हैं। ये कहा जाता है कि ये देखिए, ये सभी के सभी जो है ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए उपकरण होते हैं, जिसके द्वारा कहा जाता है कि जनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो इस प्रकार से 80 का देखा जाता है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी में देखा जाता है। तो IVF का इस्तेमाल भी किया जाता है, ICSI व IUTB का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिप्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिप्ट या IVF होता है। तो इस आधार पर देखा जाता है इन सभी का प्रयोग सहायक जनन प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगर आप लोग इन सभी के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर आप लोग IVF क्या होता है, जिप्ट क्या होता है, IVF उसके बाद ICSI क्या होता है या आउट क्या होता है, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन सा, देखिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोश की अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने वाली विधि कहलाती है। कहा जा रहा है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोश की, कहा जा रहा है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोश की अवस्था में फैलोपियन नलिका में, कहा जा रहा है कि 8 कोश की नलिका को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने वाली विधि क्या कहलाती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो 8 कोश की अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने वाली विधि क्या कहलाती है, जिप्ट कहलाती है। अब देखा जा रहा है कि जो जिप्ट होता है, जिप्ट एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाला एक भाग होता है जो भ्रूण को बीटा कोशिका, कहा जा रहा है कि भ्रूण को किसके द्वारा, बीटा कोशिका के द्वारा, कहा जा रहा है कि बी कोशिका के द्वारा, एक सेकेंड, इसमें कहा जा रहा है कि भ्रूण को 8 कोशिका, क्या हो जाएगा आपका, बी कोशिका ने ए क्या होता है, 8 कोशिका को 8 कोश की अवस्था में फैलोपियन नलिका में, कहा जा रहा है कि 8 कोश की नलिका को, जिसको फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने वाली विधि होती है।
तो सिंपल से कहा जा रहा है कि जहाँ पर आपको जनन अंग प्रौद्योगिकी की बात किया जाएगा उसमें 8 कोशिका रहेगा, वो सभी के सभी जिप्ट से संबंधित हो जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जिप्ट का फुल फॉर्म बताइए। अगर आप लोग इसके ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडे में प्रवेश करने की तकनीकों को क्या कहते हैं। देखिए क्या है, शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडे में प्रवेश करने वाली, कहा जा रहा है शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करने की तकनीक। अंडे में करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो शुक्राणु होता है निषेचन की प्रक्रिया करने के लिए क्या करता है, शुक्राणु क्या अंडाणु में प्रवेश करता है, या उसी को कहा जाता है कि अंडे में प्रवेश करने की जो तकनीक होती है या क्या होती है, जिसको आर्टिफिशियल के थ्रू या कहा जाता है प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए विधि के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से 20 को देखा जाता है। तो ICSI जो होता है, क्या है ICSI, देखिए ICSI जो होता है यह अंडे कहा जाता है शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडे में प्रवेश करने की तकनीक होती है। अब देखिए ICSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको देखा जाता है तो अंतःकोशिकी, देखिए क्या है अंतःकोशिकी अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेधन, क्या निक्षेपण। अब देखिए इस विधि को कहा जा रहा है कि जैसे फुल फॉर्म आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में आता है तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में तो हो गया। अब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, देखिए ICSI आ रहा है तो इसको हिंदी में अंतःकोशिकी शुक्राणु निक्षेपण हो जाएगा, या अगर इसी को देखा जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। अब ऐसे क्या देखिए स्पर्म इंजेक्शन, क्या कहता है इंजेक्शन। इस प्रकार से देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो होता है यही ICSI का फुल फॉर्म होता है, या अंतःकोशिकीय युग्मक अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण होता है, जिसके द्वारा अंडाणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडे में प्रवेश करने की विधि होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ICS होता है। आपके लिए देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान को रखते हुए क्वेश्चन लाया जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि एक कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन का आइडिया या क्वेश्चन आप लोग देखकर आप खुद जज कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कहाँ तक और कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो इस सभी के ऊपर अच्छे से समझाकर आपको वीडियो अपलोड किया गया है। आप वहाँ से जाकर आप लोग एक बार नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आप लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करें तो भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप बहुविकल्पी क्वेश्चन करें तो भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्या है, अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीकी है। कहा जा रहा है कि अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीकी है। कहा जा रहा है कि अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीकी क्या होती है, तो कि डायरेक्ट कहा जा रहा है कि अंडवाहिनी में कहा जा रहा है कि युग्मक का प्रवेश कराना क्या कहलाता है, तो 21 का देखा जाता है। तो इस तकनीकी कौन सी होती है, तो IVF के थ्रू क्या होती है, IVF के थ्रू किया जाता है। कौन सा हो जाता है, IVF के थ्रू होता है, जो अंडवाहिनी में सीधे युग्मक को प्रवेश कराया जाता है। अब लोग IVF के ऊपर
कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं और देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी इन सभी के ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं या 2 नंबर का 1 नंबर का आ जाता है कि IVF क्या होता है, या IVF क्या है, पोस्ट क्या है, जिप्ट क्या है, ICSI क्या होता है, इन सभी के ऊपर थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि परखनली शिशु का अर्थ क्या है। परखनली शिशु का अर्थ क्या है, तो इस आधार पर देखा जाता है तो कहा जाता है कि परखनली शिशु या तो कहा जाता है इसी को IVF होता है, जिसको पात्र निषेचन भ्रूण को अंडाशय में रोपित किया जाता है। इस प्रकार से 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि पात्र निषेचन भ्रूण को गर्भाशय में रोपित करना ही परखनली शिशु का मुख्य कार्य होता है या मुख्य अर्थ होता है। इन सभी के ऊपर वीडियो अच्छे से कवर किया गया, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या है आप क्वेश्चन, देखिए कोई भी क्वेश्चन हम आपके एग्जाम से आने वाले सभी क्वेश्चन को ढूंढ कर आपके लिए ला रहे हैं। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर कर दिया करिए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देखकर या कोई भी स्टूडेंट का 1 नंबर कहीं से छूट न जाए, हमारा पूरा प्रयास है। तो आप लोगों को अभी प्रयास होना चाहिए कि इस लिंक को आप लोग अपने मित्रों को शेयर कर दिया करिए कि आप लोग भी देखकर उन लोगों का भी तैयारी और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी के सभी इस समय स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में क्या हैं व्यस्त होंगे, और सभी लोगों को अगर इतना समय नहीं मिला कि चैप्टर वाइज आपको कहीं से वीडियो मिल जाए, तो आप लोगों को ये सब चैप्टर वाइज दिया जा रहा है। तो डेली के डेली बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग स्पीड को बढ़ाकर आप लोग इसके क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवकों के लिए यौन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो देखा जा रहा है कि युवकों के लिए यौन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। देखिए कौन सा है, यौन रोगों से संबंधित जानकारी प्रदान करना, ये भी सही है, मुख्य उद्देश्य है। जनन अंगों के विषयों में जानकारी देना, ये भी सही है। यौन संबंधित शक्ति को दूर करना, ये भी सही है। इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी सभी ये क्या है, सभी के सभी तीनों ऑप्शन सही, क्योंकि युवकों के लिए यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो ये सभी के सभी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति नियंत्रण के कहा जा रहा है कि संतति नियंत्रण के निम्न में से उपाय क्या है। तो संतति नियंत्रण के लिए की मुख्य उपाय की बात किया जाता है, तो मुख्य उपाय देखिए कौन सा है, प्राकृतिक विधि होती है, ये भी है, यांत्रिक विधि होती है, ये भी है, हार्मोनल विधि होती है, ये सभी के सभी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी ऑप्शन सही, क्योंकि बोला जा रहा है कि संतति नियंत्रण के मुख्य उपाय कौन सा होते हैं, तो ये सभी के सभी ऑप्शन का प्राकृतिक विधि भी होती है, यांत्रिक विधि भी होती है, हार्मोनल विधि भी होती है। इस प्रकार से देखा जाता है ऑप्शन नंबर डी सभी तीन का तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की निम्न विधि में से किसकी असफलता, परिवार नियोजन की किसकी असफलता की दर सबसे कम होती है। अब देखा जा रहा है कि परिवार नियोजन से संबंधित किसकी असफलता की दर सबसे कम होती है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा है, परिवार नियोजन के निम्न विधि में से किसकी असफलता की दर सबसे कम होती है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो किसकी भी होती है, आर्तव विधि, कहा जा रहा है कि आर्तव विधि जो होती है यह असफलता की दर सबसे कम होती है। अब आर्तव विधि के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हार्मोनल गर्भ निरोधक के उपाय क्या हैं। तो हार्मोनल गर्भ निरोधक के उपाय क्या हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखा जाता है। तो देखा जा रहा है कि माला डी ए भी क्या हार्मोनल गर्भ निरोधक है, सहेली भी है, डीपो प्रोवेरा भी है। इस प्रकार से देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल गर्भ निरोधक में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेक्स्ट है,
आपातकालीन, देखिए क्वेश्चन के नंबर को मत देखिए, आप लोग देखिए इस एक चैप्टर से कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए ला रहे हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग बस खाली चैनल को देखा करिए। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए और अपने मित्रों को शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही होंगे। तो अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे, तो क्योंकि उसके जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उनको क्लास को ढूंढना ना पड़े। नेक्स्ट है कि आपातकालीन गर्भनिरोधक प्रभावी होते हैं जबकि 72 घंटे के लिए जाए। कहा जाए कि आपातकालीन गर्भनिरोधक प्रभावी होते हैं यदि 72 घंटे में ले लिए जाते हैं तो इसके लिए देखा जाता है तो क्या आवश्यक होता है। देखिए क्या है, संभोग के लिए प्रयोग किया जाता नहीं, अंडोत्सर्ग के लिए नहीं, आर्तचक्र के लिए नहीं, ये क्या होता है उसके रोपण करने के लिए, मतलब इसको रोकने के लिए क्या कहता है आपातकालीन गर्भनिरोधक प्रभावी गर्भनिरोधक का प्रयोग किया जाता है। ये क्या जाता है जैसे ही निषेचन प्रक्रिया संपन्न होने के 72 घंटे के अंदर लिया जाता है, ये इसको कहा जाता है, इसके रोपण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चिकित्सकीय सगर्भता समापन जरूरी होता है जब, कहा जा रहा है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन जरूरी होता है जब, कब जरूरी होता है कि जब माता की जान को खतरा होता है। कहा जा रहा है कि जब माता की जान को खतरा होता है तो उस क्रिया को देखा जाता है कि चिकित्सक सगर्भता समापन जरूरी हो जाता है। सिंपल सा कौन सा, ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाता है कि माता की जान को जब खतरा होता है तब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है, देखिए क्या है, उल्भेदन के बारे में सही कथन क्या है। उल्भेदन के बारे में सही कथन क्या है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉइड द्रव को निकालना ये भी नहीं है। गर्भवती की रासायनिक जांच की प्रयोग करने के लिए उल्भेदन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गुणसूत्र का अध्ययन करना और उसके विकारों की पहचान करने का मुख्य वो कार्य किसका होता है, उल्भेदन का होता है। उल्भेदन के बारे में सही कथन कौन सा हो जाता है, तो गुणसूत्र का अध्ययन और इसके विकारों की पहचान करना ही उल्भेदन का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उल्भेदन की तकनीकी में जांच के लिए ऊतक लिए जाते हैं। देखिए उल्भेदन की तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है, कोशिका का ना होकर किसका किया जाता है, ऊतक का किया जाता है। तो ऊतक लिया जाता है जिसका मुख्य वजह होता है, तो ऊतकों का प्रयोग किस में किया जाता है, उल्ब गुहा से किया जाता है। कहा जाता है कि उल्ब गुहा जो होती है वहाँ से उल्ब गुहा के ऊतकों को लेकर क्या करता है, उल्भेदन की तकनीक का प्रयोग जाँच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लेमाइड्रिया ट्राइकोमेटिक नामक जीवाणु द्वारा जनित रोग के लक्षण क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिक नामक जीवाणु द्वारा जनित रोग के लक्षण कौन से होते हैं। तो इसका देखा जाता है तो नर में मूत्र मार्ग शोषण करने के लिए इसका प्रयोग गलत होता है। स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवाशोथ के लिए भी इसका प्रयोग गलत होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और 2 गलत होता है। तो इस प्रकार देखा जाता था क्लेमाइडिया ट्राइकोमेट्रिक नामक जीवाणु जो होता है इसका प्रमुख लक्षण है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि सभी के सभी विकल्प क्या जाते हैं, असत्य होते हैं। देखिए क्या है, अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आखिरकार इसका मुख्य वजन क्या होती है, तो क्लेमाइड्रिया ट्राइकोमेटिक नामक जीवाणु द्वारा जनित रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण की बात किया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए सबसे फर्स्ट की बात किया जा रहा है तो दर्दनाक संभोग होता है। तो इसमें कहा जाता है क्लाइनफेल्टर ट्राइकोमेट्रिक नामक जीवाणु जो होता है तो कौन सा हो जाता है, दर्दनाक संभोग होता है, दर्दनाक संभोग होता है। दूसरा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। उसके बाद जलती सनसनी होती है।
उसके बाद गर्भाशयी ग्रीवा के सूजन हो जाता है, कहा जाता है कि गर्भाशय की ग्रीवा में सूजन आ जाता है। पीरियड के बीच कहा जाता है कि अधिक से अधिक ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद कहा जाता है कि योनि का स्राव होता है। ये सभी के सभी मुख्य वजह होता है क्लेमाइड्रिया ट्राइकोमेटिक नामक जीवाणु के द्वारा, जो उसके मुख्य जनित लक्षण होते हैं उसके द्वारा होता है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि महिलाओं में होता था, इसका कुछ वजह क्या जाता है पुरुषों में भी देखा जाता है। तो पुरुषों में देखा जाता है कि जब उनके दर्द होना, बुखार होना तथा कभी कभी उसमें जो बांझपन होता है, ये सभी के सभी क्लेमाइड्रिया के लक्षण होते हैं। अब देखा जाता है कि कुछ ऐसे इसमें कुछ वजह पाए जाते हैं जो इसमें म्यूकोप्यूरेलेम कहा जाता है कि म्यूकोप्यूरेलेट या ऑक्यूलर डिस्चार्ज या खुजली या लाजिमा या पलके सूजन, इन सभी के सभी वजह से आंखों में भी इसके क्लेमाइड्रिया ट्राइकोमियम नामक जीवाणु के द्वारा लक्षण होते हैं। तो सिंपल सा इसमें अगर ऑप्शन इसमें से कोई भी सत्य नहीं था तो आपका सत्य कौन सा हो जाता है कि महिलाओं में कहा जाता है कि दर्दनाक संभोग करने से क्लेमाइड्रिया के लक्षण होते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, क्या होता है कि जलती सनसनी होती है, गर्भाशय ग्रीवा में सूजन हो जाता है, पीरियड के बीच ब्लीडिंग अधिक होती है, योनि स्राव अधिक होता है। ये सभी के सभी लक्षण क्या क्लेमाइड्रिया ट्राइकोमियम नामक जीवाणु के द्वारा संपन्न होता है। इसके मुख्य लक्षण थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देखकर आप लोग खुद जज कर सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे लाया गया है आपके लिए। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए ढूंढ कर क्लास ला रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा चैनल को देखते हुए चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करिए और चैनल को लाइक करिए और अपने प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए कि कौन सा क्वेश्चन या कैसा आपको कंटेंट दिया जा रहा है, कि अच्छा है कि खराब है। आप हमेशा प्रतिदिन आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। कहा जा रहा है कि रजित रोग या इसी को वेनेरल डिजीज फैलाने का मुख्य कारण क्या होता है। तो कहा जाता है कि रजित रोग कौन सा होता है या इसका मुख्य वजह क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाता है कि संक्रमित रुधिर आधान करने से क्या होता है, संक्रमण रुधिर आधान रजित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यकृत में विषाणु के संक्रमण के कारण यकृत की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है, इसे यकृत शोथ या हिपेटाइटिस कहते हैं। कहा जा रहा है कि यकृत में शुक्राणु के संक्रमण के कारण यकृत की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है, इसे यकृत शोथ या हिपेटाइटिस कहते हैं। विषाणु के संक्रमण होने का कारण क्या होता है। अब देखिए, विषाणु के संक्रमण होने का कारण देखा जाता है, तो इस आधार पर देखा जाता है तो इसमें संक्रमित चिकित्सा औजार होते हैं। उसके साथ साथ देखा जाता है कि रोगों के स्वास्थ्य मानव में स्पर्श करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो संक्रमित रुधिर आधान करने से होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि ए और सी दोनों होते हैं, क्योंकि यकृत में विषाणु के कारण ये जो संक्रमण का कारण होता है, यह यकृत की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसे ही हिपेटाइटिस कहा जाता है। हिपेटाइटिस में देखा जाता है विषाणु के संक्रमण होने का मुख्य कारण क्या होती है, संक्रमित चिकित्सक औजार से हो जाता है, या कहा जाता है कि उसके बीच में कि इस प्रकार से देखा जाता है संक्रमित रुधिर आधान करने से भी होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पित्त ज्वर किस योनि संचारी रोग से होता है। कहा जा रहा है कि पित्त का ज्वर जो होता है या पित्त में जो बुखार होता है, तो पित्त ज्वर किस योनि संचारी रोग से होता है। तो पित्त का जो बुखार होता है कौन से योनि संचारी रोग के कारण होता है, तो इसको ऑप्शन के द्वारा देखा जाता है। तो ये हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस को अभी आपको ऊपर कवर किया गया है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी युवा दंपति में बंधता का मुख्य कारण हो सकता है। तो युवा दंपति में देखा जाता है तो बंधता का मुख्य कारण क्या हो जाता है। तो एक क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया गया है। इन सभी के सभी वजह से कहा जाता है युवाओं के बंधता को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन IVF है। IVF क्या है, इसके ऊपर आप लोग ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं। का सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का देखा जाता है कि एक प्रकार का सहायक जनन प्रौद्योगिकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु की सफलता कितनी प्रतिशत होती है। तो परखनली शिशु की सफलता
देखा जाता है लगभग में आपका कितना है 40% मानी गई है, या देखा जाता है कि इसकी सफलता लगभग में 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपोषी क्या है? परपोषी मातृत्वता एक विधि है जिसमें परपोषी मातृत्वता एक विधि है जिसमें देखा जाता है कि भ्रूण माता से निकालकर अन्य स्त्री में आरोपित किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सेरोगेट माँ भी कहा जाता है। अगर सेरोगेट माँ के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सभी के भी ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से क्लास को देखकर या तो जनन स्वास्थ्य वन शॉट वीडियो या मैराथन क्लास डालेंगे आपको तो टीच बाय कपिल सर, तो आपको आसानी से आपको ये सभी के सभी मैराथन क्लास मिल जाएगा और उसको आप लोग 1 से 2 बार आप लोग देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर कहीं से भी उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इस प्रकार से इस चैप्टर के आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इसको भी आपको पार्ट वाइज तथा मैराथन क्लास के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। और इन सभी जितने भी वीडियो हैं उन सभी के वीडियो को लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा, जाकर वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट है वो वैकल्पिक क्वेश्चन थे उसको भी आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है आज। तो ऐसे ही आप लोग प्रतिदिन क्लास को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर किया करिए। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग न्यू एजुकेशन हब वाले हैं, ना तो थकते हैं ना तो रुकते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं, चलते रहते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।